नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं हिंदी में। आपको हिंदी में पहले भी बताया जा चुका है और उसके आगे अब आप सुनिएगा कि कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे पूछ दिया जाता है एग्जामों में या परीक्षाओं में, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती वहां पे पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हल चिन्ह के बारे में। हल चिन्ह, जो हल चिन्ह है इसे हलंत के नाम से भी जाना जाता है। हलंत, इसको हम किस हिसाब से लगाते हैं? ये जो मार्ग बना होता है वो हलंत का बना होता है, यानी कि हल चिन्ह उसे कहते हैं। अब सीधी सी बात है कि इसका मेन मकसद ये था हलंत बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी जो वर्ण लिखे जाते हैं हिंदी वर्णमाला में, उनको हम हलंत लगा के ही आधा वर्ण बना देते हैं। और कुछ ऐसे वर्ण होते हैं कि जिनको बिना हलंत लगाए भी आधे वर्ण बना सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात यह है कि किसी भी व्यंजन वर्ण को स्वरहीन बनाने के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं या हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है। तो बात आती है कि हलंत, जैसे का है लिख दिया गया है, अब हमको का आधा बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी का बना देते, ये आधा हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अगर इसी का को आधा और बनाना है तो हम क्या करते हैं, हलंत लगा देते हैं या हल चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे, तो वो वर्ण स्वरहीन हो जाता है। अर्थात हल चिन्ह का प्रयोग हम किसी भी व्यंजन वर्ण को स्वरहीन बनाने के लिए हलंत का या हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है, जैसे का ये है, का दो वर्णों से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? आधा का और आ। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, का निर्माण हो जाता है, यानी का वर्ण बन जाता है। तो वही चीज है, किसी भी व्यंजन वर्ण को स्वरहीन बनाने के लिए, कोई भी व्यंजन वर्ण होगा उसे स्वरहीन बनाने के लिए हल चिन्ह या हलंत का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हम हल चिन्ह या हलंत को लगा देते हैं वैसे ही वर्ण क्या हो जाता है, आधा वर्ण हो जाता है, यानी कि स्वरहीन हो जाता है। कभी अब जैसे अब देखिएगा एक प्रश्न, जैसे आपको बता रहे हैं, प्रश्न अगर आ जाए कौन सा वर्ण स्वरहीन है, प्रश्न परीक्षाओं में पूछ दिया आ जाए तो ये प्रश्न आ जाए, कौन सा वर्ण स्वरहीन है, कौन सा वर्ण स्वरहीन है, ये प्रश्न दिया गया और 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे वहां पे। पहला ऑप्शन की, दूसरा ऑप्शन कु, तीसरा ऑप्शन का, चौथा ऑप्शन को। यहां पर आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ण स्वरहीन है। अभी मैंने बताया भी है, तो आप तुरंत किस पे टिक करोगे, इस पे। क्यों टिक करोगे स्वरहीन? क्योंकि इसमें क्या लग गया, हलंत लग गया या हल चिन्ह लग गया, जिसके कारण ये स्वरहीन शब्द वर्ण, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई। अब उसके बाद में बात आती है कि कुछ खड़ी पाई व्यंजन होते हैं और कुछ होते हैं खड़ी पाई व्यंजन नहीं होते हैं। अब वो भी आपको देखना है कि खड़ी पाई व्यंजन, क्योंकि हम तो इस वर्ण को, फिर से मैं बता रहा हूं, का वर्ण लिखा गया है, व्यंजन है, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आधा कर दिए। लेकिन अगर दे दिया गया डा, इसको हमको आधा करना है, तो इसमें हम लोग
वो टा का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि हलंत, क्योंकि ये तो बनाया जा सकता है, का को बिना हलंत लगाए भी उसको हम आधा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बनावट या रचना की दृष्टि से हम लिख सकते हैं, लेकिन जो टा है, टा को हम नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए हम आगे और आपको बता रहे हैं और आप लोग अब अच्छे से समझना भी है। कुछ होते हैं खड़ी पाई व्यंजन और कुछ वर्ण जो होते हैं वो खड़ी पाई व्यंजन नहीं होते हैं। तो एक तरफ दोनों को साथ में देखिएगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल आपको समझते हुए चलना यहाँ पे। ठीक है, कुछ होते हैं खड़ी पाई व्यंजन, खड़ी पाई व्यंजन। खड़ी पाई व्यंजन कौन कौन से होते हैं? खड़ी पाई का मतलब ये होता है जिसमें ये लाइन उसे खड़ी पाई कहते हैं। अब खड़ी पाई का में देखना, जैसे हम का बनाते हैं तो पहले लाइन बनाई जाती है, तो खड़ी पाई का बन गया। ठीक, उसके बाद में ना बनाना होता तब वो भी खड़ी पाई के अंतर्गत आता है, खा बनाना है वो भी खड़ी पाई के अंतर्गत आता है, पा बनाना है वो भी खड़ी पाई के अंतर्गत आता है, या बनाना है वो भी खड़ी पाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा जिसमें खड़ी पाई होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है खड़ी पाई व्यंजन। इनको अगर स्वरहीन बनाना पड़ता है तो हम क्या कर देंगे? आधा बना देंगे, आधा बन गया ना, स्वरहीन हो गया। इसको हमको स्वरहीन करना है तो हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, हमको आगे बनाना है, स्वरहीन करना है तो हम लोग ऐसे कर देते हैं। हम उसके बाद में आधा पा बन गया, आधा। तो बात क्लियर हो गई ना? खड़ी पाई व्यंजन जो होते हैं, वर्ण जो होते हैं, उनको स्वरहीन बनाने के लिए हम उसे हाफ लिख लेते हैं या आधे में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, बात समझ गए ना? अब उसके बाद में बात आती है खड़ी पाई व्यंजन, और कुछ ऐसे होते हैं व्यंजन जो खड़ी पाई व्यंजन नहीं होते हैं। खड़ी पाई व्यंजन नहीं होते हैं, उनके लिए अब ये कौन कौन से हैं? कुछ वर्ण हैं, जैसे आपको याद रखना है, टा है, डा है, धा है। ठीक है, और कौन कौन से और आपको पता होना चाहिए कि दा है और हा है, ठा है, दा है और हा है। ये जो वर्ण हैं इन्हें खड़ी पाई व्यंजन नहीं कहते हैं, क्योंकि ये जो आप वर्ण व्यंजन वर्ण देख रहे हो तो इसमें देखिएगा कहीं पर भी आपको खड़ी पाई नहीं दिखाई पड़ रही, जबकि खड़ी पाई ये व्यंजन है आपको दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा खड़ी पाई व्यंजन नहीं है, तो खड़ी पाई कौन कौन से हैं? टा नहीं है, डा नहीं है, ढा नहीं है, ठा नहीं है, दा नहीं है, हा नहीं है। अब इनको जब हमको आधा वर्ण बनाना होता है या स्वरहीन बनाना होता है, तब हम क्या करते हैं कि इसमें हम आधा टा तो बना नहीं सकते हैं, आधा टा नहीं बन सकता, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बात समझ गए हो? बनावट की दृष्टि के आधार पर आधे नहीं बनाए जा सकते। ये जो वर्ण होते हैं खड़ी पाई व्यंजन जो नहीं होते हैं, वो बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर आधे नहीं बनाए जा सकते। बनावट के आधार पर आधे नहीं बनाए जा सकते, आधे नहीं बनाए जा सकते। बात यहां से क्लियर हो गई ना? अब खड़ी पाई व्यंजन और खड़ी पाई व्यंजन नहीं, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। खड़ी पाई जो व्यंजन होते हैं उनको हम अगर आधा बनाते तो वो बनावट के आधार पर हम उनको आसानी पूर्वक बना लेते हैं, लेकिन जो खड़ी पाई व्यंजन नहीं होते हैं उन्हें बनावट के आधार पर हम आधा नहीं बना सकते हैं। तो यहां तक तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसीलिए इनको स्वरहीन व्यंजन बनाने के लिए उसी के आगे इन्हें
अर्थात जो खड़ी पाई व्यंजन नहीं होते हैं, इन्हें स्वरहीन व्यंजन बनाने के लिए हलंत या हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम क्या, दोनों चिन्हों का इसीलिए हिंदी वर्णमाला में प्रयोग कर दिया गया। जो खड़ी पाई व्यंजन होते हैं उनको हम बनावट के आधार पर आधार लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जो खड़ी पाई व्यंजन नहीं होते उन्हें बनावट के आधार पर नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हल चिन्ह या हलंत का प्रयोग करते हैं। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब आपसे पूछ दिया जाए कि हलंत की परिभाषा या हल चिन्ह की परिभाषा, तो आपको सिंपल से बताना है, वर्णों को स्वरहीन करने वाला चिन्ह हल चिन्ह कहलाता है। फिर से सुनिएगा, वर्णों को स्वरहीन करने वाला चिन्ह हल चिन्ह कहलाता है। तो ये बात क्लियर हो गई। यानी कि आपको अब हल चिन्ह या हलंत बिल्कुल आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, आप समझ गए होंगे संभवतः, ठीक है। आप कई बार आप इसे देखिए, आपको और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब उसके बाद में, ये तो हल चिन्ह की बात हुई, उसके बाद में बात आती है रेफ। रेफ एक बार और थोड़ी सी जानकारी आपको दिए थे इससे पहले, लेकिन वहां पर आपको डीपली में मैंने बताया था, डीपली में नहीं बताया था। मैंने ये कहा था जब इसका नंबर आएगा तो इसे और अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो रेफ, रेफ फा के नीचे बिंदी, रेफ इसे कहते हैं, रेफ। और इसका जो मार्ग होता है वो ये होता है रा। बात समझ गए ना? रेफ, जो रेफ है, फा के नीचे बिंदी लगाई जाती है, रेफ, ठीक है, लिखने के लिए आधा रा, उड़ने वाली रा, सीधी सी बात है। तो ये जो रेफ है वो अरबी फारसी भाषा का शब्द है। ये जो शब्द है रेफ, वो अरबी फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फिसलना, फिसलना। बात समझ गए हो? रेफ जो है वो अरबी फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है फिसलना, फिसलने। अब ऐसे समझिएगा, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, एक प्रश्न के माध्यम से बता रहे हैं, निम्न में किस शब्द पर रेफ का प्रयोग हुआ है? देखो, निम्न में से किस शब्द पर रेफ का प्रयोग हुआ है, ये प्रश्न है। और देखिए ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। पहला वृक्ष, दूसरा कर्म, तीसरा क्रम, चौथा ट्रक। आपको सब में रा लिखी हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन आपसे कभी भी पूछ दिया निम्न में से किस शब्द पर रेफ का प्रयोग हुआ है, अभी मैंने बताया जिसपे ये उड़ने वाली रा लगती है, अर्थात जिसमें रा का दीर्घ उच्चारण होता है, उसे कहा जाता है क्या? रेफ। ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्म, क्योंकि हम जब बोलते हैं कर्म तो रा का जो होता है वो दीर्घ उच्चारण होता है। दीर्घ उच्चारण के कारण क्या होता है कि इसे हम, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रेफ ले रखते हैं। अब यहाँ पे जैसे वृक्ष लिखा है, इसमें भी रा लगा हुआ, लेकिन जो वृक्ष लगा हुआ है इसमें रा नहीं है। ठीक है, जो वृक्ष लिखा गया है इसमें रा नहीं लगी है, इसमें री की मात्रा लगी हुई है, री की मात्रा लगी हुई है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है? ये रा वर्ण का दीर्घ उच्चारण। ठीक है। अब यहाँ पे क्रम और ट्रक ये सेम दोनों एक रा है, ये अलग अलग रा नहीं है, ये दोनों एक है। और ये भी रा वर्ण का ये लघु उच्चारण है, रा का लघु उच्चारण।
इनको बोलने में देखिएगा समय नहीं लगता है। देखिए क्रम और ट्रक, और एक बार बोलिएगा कर्म, कर्म क्रम ट्रक। तो कर्म जब हम बोलते हैं तो इसका दीर्घ उच्चारण रावण का होता है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई कि अगर ऐसे प्रश्न पूछ दिया है रिफ का प्रयोग हुआ है तो रिफ का किस पे हुआ, कर्म, यानी उड़ने वाली राह, जिसे फिसलना, फिसलने का मतलब होता है वो स्वयं पे ना लगकर किसी अन्य दूसरे पे लग जाए। जैसे कर्म, खुद पे कापे राह नहीं लगी लेकिन वो फिसल के किस पे चली गई, अन्य दूसरे वर्ण पे चली गई, जिसके कारण इसे रिफ कहा जाता है, फिसलना। तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। तो अब हम आपको आज बता दिया गया है हल या हलंत, हल चिन्ह के बारे में भी आपको बता दिया गया है और आपको रिफ के बारे में भी बता दिया गया है। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।